हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लासेस। टॉर्ट के अंदर अगर डिफेंडेंट कोई गलती करता है जिससे प्लेंटिफ का कोई राइट वायलेट हुआ हो तो डिफेंडेंट की लायबिलिटी बनती है कि वो प्लेंटिफ को कंपनसेट करे। इसे कहते हैं फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डिफेंडेंट ना तो कोई गलती करता है और ना ही डिफेंडेंट की कोई नेग्लिजेंसी होती है, फिर भी डिफेंडेंट की लायबिलिटी बनती है प्लेंटिफ के लिए कि वो प्लेंटिफ को कंपनसेशन दे। इसे कहते हैं नो फॉल्ट लायबिलिटी। इसी से बनती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। और इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और ये क्या कहलाती है, विद इम्पॉर्टेंट केसेस रायलैंड वर्सेस फ्लेक्चर एंड एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें मैंने आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन किया है। नाउ जो सेकंड वीडियो है, पार्ट सेकंड, वो इसी के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि स्ट्रिक्ट है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि डिफेंडेंट की कोई नेग्लिजेंसी नहीं होती, डिफेंडेंट की कोई हार्म कॉज करने की इंटेंशन भी नहीं होती है और डिफेंडेंट अपने पार्ट पर पॉजिटिव एफर्ट्स भी पूरे लगाता है, उसके बाद भी डिफेंडेंट की लायबिलिटी बनती है जिससे डिफेंडेंट को प्लेंटिफ को कंपनसेशन देना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए कि आपने लॉयन पाला और उसके लिए प्रॉपर बाउंड्री करवा दी, कुछ गार्ड्स भी अपॉइंट करवा दिए ताकि वो लॉयन बाहर ना जा सके और किसी को ना खा सके। उसके बाद भी वो लॉयन बाहर चला गया और उसने किसी एक्स नाम के व्यक्ति को खा लिया। इस केस में आपने पूरे प्रॉपर एफर्ट्स, पॉजिटिव एफर्ट्स अप्लाई किए, आपकी कोई गलती नहीं थी, आपके पार्ट पर नेग्लिजेंसी भी नहीं थी, उसके बाद भी आपकी एक्स की फैमिली के लिए लायबिलिटी बनती है कि आप एक्स को कंपनसेशन पे करेंगे। यही कहलाती है नो फॉल्ट लायबिलिटी, मतलब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट पहली बार रायलैंड वर्सेस फ्लेक्चर 1868 के केस में आया। इस केस में क्या हुआ था, रायलैंड एंड फ्लेक्चर दोनों का बिजनेस था आसपास ही। रायलैंड का एक मिल था और फ्लेक्चर की कॉल माइन का कुछ बिजनेस था। रायलैंड को अपनी मिल को चलाने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए उसने सोचा कि वो अपने लैंड में रेजोवायर बनवा ले पानी स्टोर करने के लिए। अब रायलैंड ने रेजोवायर बनवाने के लिए कुछ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया रेजोवायर के लिए। कॉन्ट्रैक्टर्स ने रेजोवायर बना दिया, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्टर्स ने रेजोवायर बनाया तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जो ज़मीन थी वो खोखली थी। रेजोवायर बनकर तैयार हो गए। रेजोवायर में जब रायलैंड ने पानी स्टोर किया तो वो इस पानी स्केप करके फ्लेक्चर की लैंड में चला गया और फ्लेक्चर का भारी नुकसान हुआ। फ्लेक्चर ने रायलैंड पर केस कर दिया। यहाँ पर देखिए, जो रायलैंड था उसकी ना तो कोई गलती थी, ना ही रायलैंड को ज़मीन के बारे में कुछ पता था, ना ही रायलैंड अपने पार्ट पर नेग्लिजेंट था, फिर भी यहाँ पर रायलैंड की लायबिलिटी बनेगी। इस केस में जस्टिस ब्लैक ब्राउन ने कहा, अगर कोई पर्सन अपनी लैंड पर ये 3 एसेंशियल काम करता है, ये 3 एसेंशियल्स पॉइंट दिए कि ये अगर करता है तो उस पर्सन की स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनेगी। पहला है, सम डेंजरस थिंग मस्ट हैव बीन ब्राउट बाय अ पर्सन ऑन हिज लैंड। मतलब अपनी लैंड पर कोई डेंजरस काम किया हो, कोई डेंजरस थिंग लेकर आया हो तो उस पर्सन की स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनेगी। दूसरा है, द थिंग दस ब्राउट और कीप बाय अ पर्सन ऑन हिज लैंड मस्ट स्केप। जैसे कि मैंने आपको रायलैंड वर्सेस फ्लेक्चर के केस में बताया कि उसका जो पानी था रेजोवायर में स्टोर, वो स्केप करके फ्लेक्चर की लैंड में चला गया। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो थिंग लेकर आया है वो डेंजरस चीज़ अपनी लैंड पर, वो स्केप कर जानी चाहिए। अगर स्केप करती है, बाहर चली जाती है उस पर्टिकुलर लैंड से, तो पर्सन की स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनेगी। तीसरा है, इट मस्ट बी नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड।
मतलब नॉन नेचुरल यूज़ होना चाहिए लैंड का। जैसे कि रायलैंड वर्सेस फ्लेक्चर के केस में मैंने आपको बताया था कि रायलैंड ने अपनी लैंड पर एक रेजर्वायर बनवाया, तो वो उसने आर्टिफिशियल वहाँ पर बनवाया, वो नेचुरली वहाँ पर नहीं था। इस केस में पर्सन की लायबिलिटी बनेगी। अब ये तो थे प्लेंटिफ के लिए डैमेजेस। अब इस केस में कुछ एक्सेप्शंस भी प्रोवाइड किए गए थे जो कि डिफेंडेंट को डिफेंड करने के लिए थे। वो एक्सेप्शन क्या थे? वो 5 एक्सेप्शंस थे। पहला एक्सेप्शन प्लेंटिफ्स ऑन डिफॉल्ट, सेकंड एक्ट ऑफ गॉड मतलब विज मेजर, थर्ड कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, फोर्थ एक्ट ऑफ पार्टी और स्ट्रेंजर, फिफ्थ स्टैचुरेटरी अथॉरिटी। पहला एक्सेप्शन है प्लेंटिफ्स ऑन डिफॉल्ट, प्लेंटिफ की खुद की गलती। अगर प्लेंटिफ की खुद की गलती है तो डिफेंडेंट इसके लिए लायबल नहीं होगा। इसका इम्पॉर्टेंट केस है पॉन्टिंग वर्सेस नोआक्स 1849 का केस। इस केस में क्या हुआ था? प्लेंटिफ का घोड़ा डिफेंडेंट की लैंड में चला जाता है और डिफेंडेंट के कुछ कांटेदार पेड़ खाकर मर जाता है। यहाँ पर डिफेंडेंट की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी क्योंकि प्लेंटिफ का घोड़ा डिफेंडेंट की लैंड में गया, डिफेंडेंट के पेड़ स्केप करके बाहर नहीं आए। अगर डिफेंडेंट के पेड़ बाहर आ जाते इस केस में डिफेंडेंट लायबल होता, लेकिन यहाँ पर प्लेंटिफ का घोड़ा डिफेंडेंट के घर जाकर उसके पेड़ खा जाता है, तो इस केस में डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। सेकेंड इज एक्ट ऑफ गॉड विज मेजर, मतलब ह्यूमन बीइंग के हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ भी किया है भगवान ने किया है। जैसे कि बारिश होना, बाढ़ आ जाना, आंधी तूफान ये सब आना, इनकी वजह से अगर कोई फॉल्ट होता है इस केस में डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। इसका इम्पॉर्टेंट केस है निकोलस वर्सेस मार्सलैंड 1876 का केस। इस केस में क्या हुआ था? डिफेंडेंट ने अपनी लैंड में एक आर्टिफिशियल लेक बनवाई और कुछ दिन बाद बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि वो कोई रोक ही नहीं सकता था, जिसकी वजह से वो डिफेंडेंट की जो आर्टिफिशियल लेक थी वो टूट गई और टूटकर प्लेंटिफ के फील्ड में या प्लेंटिफ के प्रमाइसिस में चली गई और प्लेंटिफ का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। क्योंकि यहाँ पर एक्ट ऑफ गॉड था इसलिए डिफेंडेंट की यहाँ पर कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि डिफेंडेंट ने जो आर्टिफिशियल लेक बनाई थी, नॉर्मल केस में अगर नॉर्मल बारिश होती तो उस केस में वो आर्टिफिशियल लेक नहीं टूटती। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी जिसे कोई रोक ही नहीं सकता, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, तो इसीलिए उसकी लेक टूट गई और इसकी वजह से प्लेंटिफ का नुकसान हुआ। इस केस में डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। थर्ड है कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब होता है कि प्लेंटिफ अपनी मर्जी से इंजरी सफ़र करने के लिए तैयार है, रेडी है, तो इस केस में डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। इसका इम्पॉर्टेंट केस है कैर्सियर वर्सेस टेलर 1871। इस केस में क्या हुआ था? प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट की बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर रेंट पर लिया और ऊपर का फ्लोर जो था वो डिफेंडेंट ने ऑक्यूपाई किया हुआ था कुछ वाटर स्टोर करने के लिए। डिफेंडेंट ने ये बात प्लेंटिफ को बता दी, प्लेंटिफ ने ग्राउंड फ्लोर रेंट पर ले लिया। फिर भी प्लेंटिफ ने ये जानते हुए भी कि थर्ड फ्लोर पर डिफेंडेंट ने पानी स्टोर किया है, तब भी वो जो ग्राउंड फ्लोर था वो रेंट पर ले लिया और प्लेंटिफ के यहाँ भी वहीं से पानी आने लगा। अब क्योंकि दोनों इस चीज़ का बेनिफिट ले रहे थे और डिफेंडेंट ने उसको बता भी दिया था और प्लेंटिफ को इस बात की नॉलेज भी थी, तो डिफेंडेंट की लायबिलिटी यहाँ पर नहीं बनेगी। फोर्थ है थर्ड पार्टी और स्ट्रेंजर, मतलब अगर किसी थर्ड पार्टी या स्ट्रेंजर की गलती है इस केस में भी डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। इसका इम्पॉर्टेंट केस है रिचर्ड्स वर्सेस लेथिनियन 1913। इस केस में क्या हुआ था? कोई थर्ड पर्सन डिफेंडेंट का पाइप ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से प्लेंटिफ के घर में पानी भर जाता है। क्योंकि हार्म कॉज थर्ड पर्सन ने किया इसलिए डिफेंडेंट की यहाँ पर कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी।
5वां पॉइंट है स्टैच्यूरेटरी अथॉरिटी। मतलब आपको कोई स्टैच्यूरेटरी अथॉरिटी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है कोई काम कराने के लिए, जैसे कि रोड बनवाना, कुएं बनवाना, पुल बनवाना, इस तरीके का कोई काम देती है, तो इस केस में भी डिफेंडेंट की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। इसका इम्पॉर्टेंट केस है ग्रीन वर्सेस चेल्सा वाटर वर्क कंपनी 1894। इस केस में क्या हुआ था, स्टैच्यूरेटरी अथॉरिटी ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कुछ पाइपलाइन बिछाने के लिए। अब इस कंपनी ने पाइपलाइन बिछा दी, कुछ टाइम बाद वो पाइपलाइन में ब्लास्ट हो गया और वो पाइपलाइन में से पानी निकल के प्लेंटिफ की प्रीमाइसिस में चला गया और प्लेंटिफ का बहुत नुकसान हो गया। प्लेंटिफ ने इस कंपनी पर केस किया। क्योंकि कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था स्टैच्यूरेटरी अथॉरिटी से, तो यहाँ पर कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी की। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 के केस में पहली बार आया। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में एप्लीकेबल है, लेकिन जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट था वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, वो इंग्लिश डॉक्ट्रिन है। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 के केस में क्या हुआ था कि दिल्ली की श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर कंपनी थी जिसमें ऑलियम गैस लीक हुई 4 और 6 दिसंबर को 1985 में, जिसकी वजह से उसके आसपास रहने वाले लोग इफ़ेक्ट हुए और एक प्रैक्टिसिंग लॉयर थे 30 हज़ारी के, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में PIL फाइल हुई। जस्टिस भगवती ने ऑब्जर्व किया कि ये केस लार्ज स्केल पर जो गैस लीक होने का केस है ये सेकंड टाइम हुआ है। इससे पहले भोपाल के यूनियन कार्बाइड प्लांट में 2 और 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक होने की वजह से 3000 लोग अफेक्ट हुए थे और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा और एक नया रूल क्रिएट किया जिसका नाम था एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब है कि आपकी लायबिलिटी बनेगी ही बनेगी, स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। आप इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, आप कोई डिफेंस नहीं ले सकते, आपकी लायबिलिटी बनेगी ही बनेगी किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए। और कहा अगर कोई भी एंटरप्राइजेज जो हैज़ार्डियस और इनहेरेंटली डेंजरस वर्क से डील करती है जिससे उसके वर्कर्स और उसके आसपास के रहने वाले लोगों की हेल्थ और सेफ्टी इफ़ेक्ट होती है, तो उस एंटरप्राइजेज की एब्सोल्यूट लायबिलिटी बनेगी ही बनेगी। इस केस में रायलैंड वर्सेस फ्लेक्चर के एक्सेप्शंस अप्लाई नहीं होंगे। ओके गाइस, ये था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। इस पे बेस्ड MCQ देखने के लिए आप मेरी सेकंड वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।